तो बच्चों इन सारे कंक्लूजन पर बेस्ड रदरफोर्ड जी ने एक अपना मॉडल दिया जिसको कहते हैं रदरफोर्ड प्लानिटरी मॉडल। ठीक है, इन्होंने एटॉमिक मॉडल पेश किया जिसको प्लानिटरी मॉडल भी कहा गया, क्योंकि जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट मोशन करते हैं, कुछ उसी तरह से इन्होंने मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताया था, तो इसीलिए इसको प्लैनेटरी मॉडल भी कहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड प्लैनेटरी मॉडल के बारे में। तो बच्चों अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड जी ने एक एटॉमिक मॉडल दिया जिसको रदरफोर्ड्स प्लैनेटरी एटॉमिक मॉडल भी कहते थे। क्या बोलते थे? रदरफोर्ड प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो इसको हम लोग प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी बोलते थे। तो रदरफोर्ड जी ने इस मॉडल में बताया कि टोटल मास लीविंग द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों के मास को छोड़कर बाकी पूरा मास, टोटल मास एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। एटम के सेंटर पे ये पूरा इकट्ठा होता है। यहाँ पे टोटल मास एटम का, इलेक्ट्रॉनों का मास छोड़ के, और बाकी टोटल पॉजिटिव चार्ज ये सेंटर पे होता है। एट वेरी स्मॉल स्पेस, ये बहुत छोटी जगह में होता है। दिस स्मॉल स्पेस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस होता है। और इन्होंने बताया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, वो इसके बाहर होते हैं और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। मतलब वो रेस्ट में नहीं रहते इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर होते हैं और वो क्या करते हैं? न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, और इन्होंने यहां पे बच्चों ये भी डिस्कस किया कि जो न्यूक्लियस होता है उसका जो साइज है, ठीक है, मतलब जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है ये इन्होंने कहा बहुत छोटा होता है, अप्रॉक्स 10 की पावर -15 मीटर में रहता है। जबकि जो साइज ऑफ एटम है, मतलब ये पूरा जहां तक इलेक्ट्रॉन टहल रहे ये पूरा एटम है, ठीक है, वो अप्रॉक्स 10 की पावर -10 मीटर में रहता है। इससे ये पता चला कि जो एटम है उसके साइज के रिस्पेक्ट में, मतलब जहां तक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं उसके साइज के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। देखो ना, 1/10 की पावर 5 टाइम्स छोटा हो गया। ठीक है, तो इनके हिसाब से भाई ये न्यूक्लियस बहुत छोटा था और एटम उसकी अपेक्षा काफी बड़ा होता है। मतलब कह सकते हैं कि टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड मास इज कंसंट्रेटेड एट वेरी स्मॉल स्पेस, जबकि इलेक्ट्रॉनों का मास बाहर रहता है और इलेक्ट्रॉन बाहर ट्रेवल करते हैं। इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में v वेलोसिटी से, यहां पे मतलब हाई वेलोसिटी से चलते रहते हैं। तो ऐसा इन्होंने ये इसलिए बताया क्योंकि ये जानते थे कि अगर इसको स्टेशनरी कह देंगे तो न्यूक्लियस इसको अंदर की तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो इनके हिसाब से इन्होंने बताया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं? चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। And necessary centripetal force required for the motion of electron is provided by the attraction force between nucleus and electron। तो इन्होंने कहा जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और वही जो अट्रैक्शन का फोर्स है ये सेंट्रिपिटल फोर्स बन जाता है। मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स है ये क्या बन जाता है? सेंट्रिपिटल फोर्स बन जाता है। अच्छा भाई, सेंट्रिपिटल फोर्स है और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता रहता है, क्योंकि हमको पता है ना किसी भी बॉडी को किसी जगह घूमने के लिए क्या चाहिए? एक फोर्स चाहिए अंदर की तरफ। कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रिपिटल फोर्स। बिना सेंट्रिपिटल फोर्स के कोई ऑब्जेक्ट कहीं सर्कुलर पाथ में मोशन नहीं करता। जैसे प्लैनेट, प्लैनेट सन के अराउंड मोशन करते हैं, क्यों? क्योंकि प्लैनेट को सन ग्रेविटेशन फोर्स से खींच रहा है। ठीक है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनों को ये न्यूक्लियस खींच रहा है। किस फोर्स से? इलेक्ट्रिक फोर्स से, इसीलिए इसको मैंने Fe से लिखा है। ठीक है, अब होता क्या है कि आपको यह भी लग सकता है कि जब ये इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें गिर क्यों नहीं जाता? अरे भाई,
क्योंकि ये अपने मोशन की वजह से, अगर ये रेस्ट में हो जाए तब तो इस फोर्स की वजह से गिर जाएगा, लेकिन चूंकि ये क्या कर रहा है, लगातार मोशन में है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये उसका सेंट्रिपिटल फोर्स बन जाता है, ठीक है, ना कि पुलिंग फोर्स रह जाता है, मतलब अंदर की तरफ खींच नहीं पाता उसको, क्योंकि उसमें वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी खत्म हो जाए तब तो इलेक्ट्रॉन अंदर गिर सकता है। हाँ, तो इन्होंने बता दिया कि भाई जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है, और उनको सेंट्रिपिटल फोर्स कौन दे रहा, कूलाम्स लॉ से लगने वाला फोर्स दे रहा। अच्छा, लेकिन इन्होंने ये भी बताया बच्चों कि जहां पे जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन का टोटल निगेटिव चार्ज, भाई हर इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है निगेटिव, माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इन्होंने कहा जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उससे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, उतना निगेटिव चार्ज हो जाएगा इस पे। तो कहते थे कि जो टोटल निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का है वो एटम के न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के बराबर होगा। इट मींस द टोटल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। क्यों? क्योंकि टोटल निगेटिव चार्ज एट इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल पॉजिटिव चार्ज एट न्यूक्लियस, ठीक है। सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो बच्चों इस तरीके से रदरफोर्ड जी ने बताया कि किसी भी एटम में अगर हम बात करें तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, मतलब उस पर जितना निगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। इट मींस अगर हम मोटी मोटी बात करें तो रदरफोर्ड जी ने बताया कि किसी भी एटम का पॉजिटिव चार्ज और उसका टोटल मास, इलेक्ट्रॉनों के मास को छोड़कर, ठीक है, एक छोटी सी जगह पे रहता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि बहुत छोटा होता है। न्यूक्लियस का साइज लगभग 10⁻⁻15 के मीटर के ऑर्डर में होता है, जबकि साइज ऑफ जो एटम है, मतलब टोटल ये जहां तक फैले हुए हैं सब इलेक्ट्रॉन, वो 10⁻10 मीटर के आसपास होता है। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर मोशन में चक्कर लगाते हैं, और उनको सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने के लिए वहां एक सेंट्रिपिटल फोर्स वर्क करता है, जो कि निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स से मिलता है, ठीक है। इसका मतलब हर इलेक्ट्रॉन के पास एक सेंट्रिपिटल फोर्स है, और किसी भी एटम में जितना निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे टोटल होता है, किसी भी एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सबका जो निगेटिव चार्ज होता है उतना ही उस एटम के न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इट मींस जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल हो गया, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस।